कल से ज़्यादा सही रहे। हेलो नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग अपनी जो यहाँ पे क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास हम प्रीवियस क्लास हम लोग क्या किया था, स्टॉप किया था, उसी के आगे हम लोग अपनी इस क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, आज भी जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे यहाँ जगह से, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और उन्हीं सबों को कराया जाए से आप है? आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्लियर मेथड के साथ, बेसिक के साथ सब कुछ आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, है ना। चलिए, हम लोग फिर आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ पे हमारा प्रीवियस वीडियो ख़त्म हुआ था, फिर प्रीवियस क्लास ख़त्म हुई थी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हम उसी के आगे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए क्या है। समुच्चय जी में समुच्चय के अवयवों की संख्या है। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमें दिया गया हो या हमसे पूछा गया हो, तो उस कंडीशन में क्या हो, जी इज इक्वल टू क्या है, इसमें कोई एलिमेंट है, नहीं है ना। क्या होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा कि अवयवों की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। फाइव है ना। फाइव में कितने अवयव होते, जीरो होते, में अवयवों की संख्या क्या है, फाइव है ना। ठीक है। चलिए, अवयवों की संख्या कितनी है, फाइव है ना, है ना। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या आएगी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और आगे भी जा रहे हैं। आगे भी जाने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। इसमें कितने कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट में है, कितने समुच्चय हैं, है ना। तो इसकी क्या है, कंटिन्यूटी रुक नहीं रही है, आगे भी हमारे क्वेश्चंस जा रहे हैं, आगे भी टर्म अवयव हमारे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगी, अवयवों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसमें अवयवों की संख्या बहुत सारे, फिर भी आगे बढ़ते चले जाए। चलिए देखिए, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 की एक वस्तु वह 125 125 के भाव में बिकती है। इसी वस्तु की एक्चुअल प्राइस जो उसकी है वो कितनी है, वह है, कितनी है, 100 रुपये, 100 रुपीज़ है। और उसको बेचा कितने में जा रहा है, 125 के भाव में बिकती है। उसकी वास्तविक ब्याज की दर कितना होगी, है ना। अब देखो, अगर कोई चीज 100 रुपए की है ना, उसको अगर 125, इसकी कॉस्ट प्राइस सीपी कितनी है, 100 रुपीज है, 100 रुपये है। इसको बेचा कितने में जा रहा है, 125 में। जब 125 में बेचा जा रहा है, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 रुपीज का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, है ना। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 25 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पूछ रहा है वास्तविक ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो ब्याज की दर, रेट हमें निकालना है। क्या निकालना है, रेट निकालना है। देखिए, रेट क्या होगा, प्रॉफिट। रेट को कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या कहेंगे, एक्चुअल प्राइस। क्या होगा, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किस में रहेगा, रुपीज में। प्रॉफिट अपॉन एक्चुअल प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है, 100 हो गया, है ना। इनटू क्या करना है, 100 कर दे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, ब्याज की दर 25% है। कितनी है,
25% है उसकी ब्याज की दर। 100 की एक वस्तु को अगर 125 में, वैसे भी अगर आप देखो क्या है, 100 रुपये है, उसमें कितने का फायदा हो रहा है, 25 का हो रहा है ना। तो 100 में 25 का फायदा हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर 100 के परसेंटेज में भी निकालेंगे तो 25% ही आएगा हमारा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 25%। तो ब्याज की वास्तविक दर कितनी है, 25% है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ना, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है, किस पे देता है ना। बचत खाता क्या होता है, सेविंग अकाउंट है ना। क्या होगा, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। इस पे बहुत कम ब्याज मिलते हैं, 3.5 या कुछ परसेंट के हिसाब से मिलते हैं, तो बहुत ही कम। एक तरीके से क्या होता है, आपके पैसे आप खाते में जमा रहते हैं, और जब जरूरत पड़ती है आप उस क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से विड्रॉ और डिपॉजिट करते रहते हैं। ये रिकरिंग अकाउंट है, मतलब एक इसमें टाइम पीरियड होता है, वो आपका आपके हिसाब से होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जिसको ईएमआई कहते हैं, है ना। तो ईएमआई क्या करना होता है, मंथली हम पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अपने खाते में एक फिक्स अमाउंट क्या करते हैं, एक सर्टेन, मतलब एक फिक्स टेन्योर पे उसमें जमा करते हैं, उसको आवर्ती जमा कहते हैं ना। चालू खाते होता है, ये बिजनेस अकाउंट के लिए होता है, बिजनेस वाले जो करते हैं इस पर्पज से, क्योंकि उनको क्या करना होता है, एक ही दिन में मल्टीपल टाइम पे पैसे जमा करने और विड्रॉल करने होते हैं, तो ये चालू खाते हैं। तो अब बैंक सबसे ब्याज किस पे देगा, उस पे देगा, ये क्या होती है, एफडी, है ना। क्या है आपका, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। अगर आपने क्या किया, कोई पैसा साल भर के लिए, एक साल के लिए 365 डेज की जमा कर दिया जाएगा, जमा कर दोगे तो क्या करेगा, वो पैसा किसका हो गया, उतने समय के लिए, उतने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा किसका हो गया, बैंक का हो गया। तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे का वो कुछ भी कर सकता है, कहीं और लगा सकता है, मार्केट में लगा सकता है, शेयर में लगा सकता है, कहीं और को समझ सकता है, या कुछ किसी दूसरे को लोन दे सकता है। तो वो पैसा, तो इस पे क्या करता है, एफडी पे सबसे ज्यादा, इस पे तो मिलता ही नहीं है ना। एफडी पे क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको बैंक क्या करता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, अस्थाई जमा पे, एफडी पे, एफडी पे, फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आपने पैसा फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो वो पैसा बैंक के पास उतने दिनों के लिए वो बैंक का पैसा हो सकता है ना। तो यही समझेगा, तो फिर उस पैसे का वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, इसलिए उस पैसे पे क्या करता है, बैंक सबसे ज्यादा देता है ना। अभी करंट में आई थिंक 6 के ऊपर ही नेशनलाइज बैंक है, जो 6.5 के ऊपर ही सारी बैंकें, प्राइवेट बैंक थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि ना, क्या होते हैं, बैंक बैंक लॉकर से संबंधित क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आती है ना। तो उसमें क्या होता है, अकाउंटेंट को नहीं होती है, मैनेजर को नहीं होती है, लॉकर धारक को, जिसका लॉकर होता है उसको सिक्योर ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो लॉकर धारक जो होता है, जिसका वो लॉकर होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, लॉकर खुलवाया है ना, बैंक में लॉकर खुलवाया, तो उस पे क्या करती है, एक तरीके से आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से आपका बॉक्स हो जाता है, उसमें आपका बॉक्स आपके नाम से वो क्या हो जाएगा, वो बॉक्स, वो लॉकर नंबर आपको अलॉट हो जाएगा। उस पे बैंक कुछ चार्जेस भी लेता है ना। तो लॉकर धारक को होता है, और किसी को नहीं पता उसमें क्या रखा गया है ना। लोग लॉकर में क्या करते हैं, अपने सामान जैसे हो गए ना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या ज्वेलरी वगैरह को, ऐसी चीज़ों को तो वो किसी को बता के थोड़ी ना रखे क्या रखा है। तो बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसकी होती है, लॉकर धारक को, जिसका लॉकर है ना। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका लॉकर है उसी को पता होता है कि क्या है, उसकी सारी जानकारी होती है, और किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या है, चेक के प्रकार है ना, है? चेक के प्रकार हैं, चेक के कौन कौन से प्रकार हैं ना, ऑर्डर चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक, और ये सारे के सारे क्या हैं, सभी के सभी चेक के प्रकार हैं, है ना। ठीक है?
ऑर्डर चेक होता है, वाहक चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। तीनों के तीनों ही क्या है, चेक के प्रकार हैं, है ना। हम किसी के नाम से चेक इशू करते हैं, है ना। किसी के नाम से हम लोग क्या करते हैं, डीडी बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं, है ना। डिमांड ड्राफ्ट ऑर्डर चेक हो गया, है ना। किसी को क्या करते हैं, हमने चेक काट के दे दिया कि जाओ भैया क्या कर लो, पैसे निकाल लेना, है ना। भाग चेक हो गया, है ना। क्रॉस चेक होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे तीनों के तीन क्या है, चेक के प्रकार है। तीनों के तीन चेक के प्रकार हमारे क्या है, तीनों हैं ये सभी। ठीक है। फर्मों के खाते, फर्मों के खाते क्या होते हैं, है ना। फर्म, फर्म है आपकी क्या है, बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट है तो क्या होगा, उसमें डेली का डेली ट्रांजैक्शन होगा। हो सकता है एक दिन में कई बार ट्रांजैक्शन हो जाए, है ना। आपके पास फर्म है, सडनली क्या हो गया, आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो आप क्या करोगे, पास नहीं रख के सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको सडनली किसी को देना है, फिर कुछ समय के बाद किसी और को देना है ना। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं, चालू खाते, है ना। क्या करते हैं, चालू खाते वो लोग फर्मों के खाते के, है ना। चालू खाते में वो का खाता चलता है। इसकी इसकी खासियत ये होती है कि आप दिन में भी कितनी बार डिपॉजिट ड्रॉ करते हैं, है ना। बचत खाता खोला जा सकता है। कौन, बचत खाता कौन कैसे खोल सकता है। देखो, बचत खाता क्या है, सेविंग अकाउंट है ना। सेविंग अकाउंट संयुक्त नाम से, जैसे मैंने खोला, मेरे साथ क्या हो गए, मेरे फादर साहब भी आ गए, है ना, ऐड हो गए ना, कोई भी आ गए। तो किसके साथ होता है, संयुक्त नाम से सकते हैं। और एक व्यक्ति के नाम से सेविंग अकाउंट है, मेरा सेविंग अकाउंट है ना। ज़्यादातर सबके पास क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट होते ही होते हैं, है ना। बचत खाता, तो इसमें क्या आएगा, हमें इसमें ऑप्शन देखना है ना। अ भी है, ब भी है, और क्या है, दोनों है। ये भी है, ये भी है। तो इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा, अ और ब दोनों है ना। बचत खाता खोला जा सकता है, किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी खोला जा सकता है, और या एक से ज्यादा लोगों के द्वारा भी उस खाते में किया जाता है ना। ये बात दूसरी है कि आजकल बैंक क्या करने लगे हैं, सबसे ज्यादा जो, जैसे मान लीजिए एटीएम इशू करना है और भी सारी चीजें कर, सब उसमें कर सकते हैं। लेकिन प्रियोरिटी वगैरह देने लगे हैं, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर होता है, उसको ज्यादा देते हैं। काम दोनों कर सकते हैं, दोनों के नाम से खोल सकता है ना। चलिए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना। इस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखिए कि किस पे दिया जा रहा है पैसा, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है ना। पैसा किस पे दिया रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जा रहा है। कितने साल के लिए दिया जा रहा है, 2 वर्ष से, है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। देखो, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या निकालते हैं, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट मिश्र धन, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन पावर टी। टाइम क्या होता है, टी होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 टू पावर टी। पावर क्या होता है, ये टी क्या है, समय है, आर क्या है आपका, रेट है ना। ये टी क्या है, टी आपका टाइम है, कितने साल के लिए। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 साल दिया गया है, 2 साल के लिए। टाइम क्या है, 2 साल के लिए, है ना। अमाउंट कितना हो जा रहा है, 121, है ना। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू कितना दिया गया है, 121 दिया गया है ना। रेट, रेट रेट मतलब दर, दर कितना है, 10% दिया है। 10% क्या दिया गया है, वार्षिक, मतलब 1 वर्ष बीतने के बाद वो क्या होगा, जो उस पे उस पैसे का इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल में ऐड ऑन हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा। चलिए,
अब इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने के बाद, है ना, सॉरी अमाउंट, तो हाँ अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे। अमाउंट हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है ना, ठीक है। रेट हमें गिवन है, तो हमें प्रिंसिपल निकालना होगा ना, ठीक है। चलिए देखिए, अमाउंट कितना है 121 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता करना है, हमें पता नहीं है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 1 प्लस रेट कितना है, रेट यहाँ से क्या है 10% है, तो इसको 10 लिखेंगे अपॉन की पावर कितना है, टाइम 2 साल है, उसको 2 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आया, 10 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 10 1 जा 10 और प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 10 पावर 2 कितना है 1 है, 11/2 का, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 120 आ गया, है ना। अब हमें P निकालना है, P इज इक्वल टू क्या आएगा 121 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई का 121 नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ गया। 121 से 120 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 100 रुपीज, है ना। तो क्या होगा, मूलधन उसका क्या है 100 रुपीज, है ना, 100 रुपए है उसका मूलधन, कितना है 100 रुपए। अगर कोई 100 रुपए आपको दे 10% वार्षिक के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाएगा 121 रुपए हो जाएगा, 121 हो जाएगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है। अब देखो, कोई धन है ना, क्या है, कोई प्रिंसिपल है। अगर क्या होता है, कोई प्रिंसिपल है किसी को दिया जाता है, कोई प्रिंसिपल है किसी को दिया जा रहा है ना। कोई धन 16% की वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है, यदि ब्याज की दर प्रति तिमाही दे। यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या कैसे दे है, प्रति तिमाही, मतलब हर 3 महीने के बाद उसका क्या होगा इंटरेस्ट ड्राइव होगा, और वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है, अगर इस पे कोई भी आपको क्या कर रहा है, कोई ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई है, तो उसका क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है ना, उसका जो मिश्र धन होता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है सर्टेन टाइम के बाद वो इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में हो जाता है, तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगता है ना। तो अगर हमें क्या हो, देखो अगर कोई धन है ना, अगर वो वार्षिक दे तो रेट हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना, दर हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा। बट अगर ये बात करें अर्धवार्षिक है, पहले अर्धवार्षिक का समझते हैं फिर तिमाही का समझते हैं। अदर हमारा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा हाफ ईयर, है ना, अर्धवार्षिक है ना। हाफ ईयर में अगर दे है तो रेट को क्या कर देते हैं, देखो रेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं आधा कर देते, रेट को क्या कर दिया जाता है आधा कर दिया जाता है, मतलब 10% है तो 5% कर देते हैं। और टाइम जो है, टाइम को क्या करते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं, है ना, टाइम को क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, मतलब दूना कर देते हैं, है ना। टाइम को क्या कर दिया जाता है दूना कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, रेट आधा हो जाता है ना। रेट को हम लोग क्या करेंगे हाफ कर देते हैं और टाइम को दूना कर दी जाती है, मतलब 1 साल में 2 छमाही होती, लेकिन हमसे पूछा है हर तिमाही दे है ना। अब ये बताओ साल में कितने दिन होते हैं
साल में 12 महीने, 365 दिन और 12 महीने, है ना। इसमें तिमाही कितनी होगी? तिमाही मतलब क्या होगा? 3 महीने का, 3 महीने का समय। तो कितने 3 महीने होंगे? 3 महीने एक होगा, 3 महीने दो होंगे, 3 महीना तीन का, और 3 महीना मिला के क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब कितने? 4 तिमाही होंगे। तो जो रेट हमारा दिया गया है 16%, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती, कितना आएगा? 4%, है ना। ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, हाफ ईयरली था तो उसको आधा किया, उसको डबल किया, तो यहाँ पे रेट को हमें क्या कर देना है? 4 से डिवाइड कर देना होता है। और टाइम जो दिया रहे, अगर एक साल दिया है तो क्या होगा? एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो टाइम 4 टाइम हो जाएगा। अगर 9 महीने दिया है तो टाइम 3 हो जाएगा। एक आधा साल दिया गया है और वार्षिक दिया गया है, तो उस केस में टाइम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, है ना। तो अगर तिमाही दे होगा तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? है ना, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, है ना, है ना। 1/4 हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या आएगा? 4% हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें क्या करना है? ये डीएलएड में 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसका हमें गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? गुणनखंड बताना है। गुणनखंड बताते हैं इस, चलिए। तो गुणनखंड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले दो में कॉमन लेना है, फिर दो में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से जो कॉमन जाएगा तो हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। हमारे पास क्या गिवन है? x³ x² 5 10, है ना। इस पे देखिए, इन दोनों में से हमें क्या करना है? पेयरिंग बना के पहले हमें, जब यहाँ जगह से कॉमन करेंगे, देखिए नंबर तो दोनों जगह से कॉमन नहीं है, यहाँ नंबर है ही नहीं है। क्या कॉमन है? x²। x² हमने कॉमन कर से इन दोनों, है ना। x² कॉमन की, यहाँ क्या बचा हमारा? अच्छा, x बचा। यहाँ क्या बचा? x² चला गया, क्या बचा? 2 बचा, है ना। अब हम आते हैं इस इन दो, क्या आ गया? x+2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ नंबर 5 क्या है? कॉमन है, x है, यहाँ पे x ही नहीं है, तो लिए क्या कॉमन होगा? 5 कॉमन होगा। तो क्या आया? x+2, है ना। जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, x+2 आ गया। जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 टर्म है तो दो बनाएंगे। जब दो दो की पेयरिंग बनाएंगे तो क्या होगा? उसके बाद जब हमारे टर्म बचेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला जो जिसमें से कॉमन लिया है, उसके बाद ये दोनों कॉमन ही आएंगे, है ना। ये हर बार होगा ऐसा ही। तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फिर अगेन x+2 यहाँ भी है, x+ इस टर्म में भी है, इस टर्म में है। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है ना। इसमें से x+2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x+2 कॉमन हो गया, तो x+2 गया, यहाँ क्या बचा? x² बचा, और यहाँ क्या बचा? 5। x+2 x²+5, है ना। चलो, ऑप्शन में पहले क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया x²+5, x²+5 और x+2, x²+5 मल्टीप्लाई है, तो ऑर्डर उसमें फॉलो नहीं ना। x²+5 x²+5 x+ आपका कौन सा है? बी वाला ऑप्शन, है ना। बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? बी इज द राइट ऑप्शन। आ गया इसका गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, देखिए लॉग का क्वेश्चन है ना।
चलिए, ठीक है। देखिए, इक्वेशन है हमारा 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अब क्या है, इज इक्वल टू के पहले ये लिखा हुआ है और इज इक्वल टू के बाद क्या है, ये लिखा हुआ है ना। ये हमारा क्या है, एलएचएस है, ये हमारा क्या है, आरएचएस है ना। एक टर्म हमारा एलएचएस है, दूसरा टर्म हमारा क्या है, आरएचएस है ना। देखो, क्या होता है, log x बेस b इज इक्वल टू वाई है, क्या है। ये तो और भी आसान है, इस यहाँ पे तो सिर्फ कंपेयर करने से आ जाएगा। log b, log x बेस b इज इक्वल टू वाई है। यहाँ पे होता है ये जो है b, बेस जो है, बेस की पावर y इज इक्वल टू x हो जाता है जब हम इसको क्या करते हैं, log में सॉल्व करते हैं, है ना। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा गया है, log b x इज इक्वल टू वाई, तो log a लिखा गया है ना, b टू द पावर y इज इक्वल टू x। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चले, है ना, देखिए क्या है, log बेस a 3 टू द पावर x प्लस 2, है ना। इसको करेंगे हम, क्या आएगा, log a, ये 243 है ना। 43 क्या होता है, 3 की पावर 5 को 243, है ना। क्या करेंगे, 3 इन 3, 3, ये 5 टाइम जब मल्टीप्लाई होता है 3 टू द पावर 5, तब आता है 243, है ना। तब क्या आता है, तब आपका आता है 243, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इसके हिसाब से, इसी में 3 की पावर के हिसाब में। अब देखो, log a3 यहाँ पे भी सेम है, log log 3 बेस a यहाँ पे भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर लेंगे, है ना। क्या जाएगा, x प्लस टू, x प्लस टू इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। जब कभी भी इस तरीके से लिखा होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से। अगर यहाँ log न दिया होता, कुछ और दिया होता, log x बेस b इज इक्वल टू वाई है, तो b टू द पावर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं, b टू द पावर y, b टू द पावर y जो आगे इक्वेशन है इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा इसका, है ना। इसका आ गया, कितना आ गया, हमने क्या किया, इसको भी 243 को, यहाँ पे ए मिस हो गया था, 243 को हमने क्या कर लिया, 3 की पावर 5 हो गया, 3 की पावर 5 हो गया। अब यहाँ जगह से दोनों सेम है, तो पावर को हमने कंपेयर कर लिया, तो पावर को कंपेयर कर लिया तो हमारा इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। चलिए, है ना। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, है ना। मेंसुरेशन, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, 48 वर्ग मीटर है ना। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात करना। हमें क्या बताना है, कमरे का आयतन बताना। कोई भी फ्लोर है ना, क्या होगा, उसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, क्या होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, L इंटू बी होगी। तो L इंटू बी दिया गया है
फर्श का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई कमरे का दिया गया है, उसको कितना दिया गया है? 48 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, है ना। L इंटू बी दिया गया है ना। अब इसमें क्या किया जाए, h हाइट, है ना, मतलब अगर इसकी हाइट को h को क्या कर ले, कंसीडर कर लें, है ना। ये देखिए 3D बन गया, है ना। ये हमारा L है ना, और ये क्या था, ये हमारा B था, ये हमारा क्या आ गया, H आ गया, है ना। LB था हमारा पहले से, H आ गया, है ना। अगर हम लोग इसको क्या करें तो ये क्या बन जाएगा, हमें वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब 2D को अगर हम उसकी H ऊंचाई तक उठा दे तो क्या बन जाएगा, 3D बन जाएगा, है ना। पहले ऐसे था, हमने उसको H ऊंचाई तक कर दिया, तो अब वो क्या बन गया, 3D बन गया, है ना। तो 3D बन गया तो क्या बन गया ये, है ना, 3D बन गया, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या, लंबाई और चौड़ाई क्या है अभी हमें नहीं पता है ना। तो ये क्या बन गया, 3D बनेगा, है ना। तो 3D बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो LB की वैल्यू तो हमें 48 गिवन है, बस हम इसमें क्या करेंगे, 8 में से और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। 48 इंटू 5 करेंगे 0 240 मीटर, है ना, 240 क्यूबिक मीटर, 240 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, है ना। कमरे का क्षेत्रफल, नीचे का एरिया दिया गया है ना कमरे का, और H ऊंचाई तक है, तो उसमें से क्या करेंगे, हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कमरे का आयतन निकाल, इस तरीके P की वैल्यू दिया गया है, H 5 है, निकाल लेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। आयतन की क्या होती है, वॉल्यूम की है मीटर क्यूब। चलिए, हाँ देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसा है, यहाँ पे क्या है, इसका कितना रूट पूछ रहा है, 6 रूट होता है। देखो बेटा, जब इस तरीके से लिखा हो, अगर मान लो x लिखा है ना, इस तरीके से लिखा होता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। दैट मीन्स हम इसको ऐसे लिखते हैं x टू द पावर 1/2। अगर ये ऐसे लिखा हो, 3x लिखा हो, तो इसको लिखते हैं x टू द पावर 1/3। इस तरीके से इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो सेम वही क्या लिखा गया है, x की जगह पे लिखा गया है 2/5, है ना। क्या लिखा गया है, हाँ 2/5 लिखा गया है, और 3 या 2 जहाँ था उसकी जगह पे 6 लिखा गया है। तो हम चुपचाप से 2/5 लिख लेंगे, यहाँ पे पावर है, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है तो 1/2, क्यूब रूट होता है तो 1/3, तो 6 रूट है तो क्या हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा। 2/5 टू द पावर 1/6, है ना, 2/5 टू द पावर 1/6, इसका राइट ऑप्शन होगा 2/5 टू द पावर 1/6, है ना। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/3, 6 रूट का मतलब होगा पावर 1/6, पावर 1/6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेट्स का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, 2023 में, इसीलिए प्यारा इसीलिए है, इसलिए क्या हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। A इज इक्वल टू x सच दैट, है ना, एक सेट है A, एक ऐसा है A सेट है, एक सेट है A, और वो क्या है, x सच दैट, x ऐसा है कि x विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, प्राइम नंबर है, और कैसा है, 3x की वैल्यू क्या है, क्या बताया, x के बारे में ये इंफॉर्मेशन दिया इस सेट से, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, x क्या है, x ऐसी संख्या है, विषम है, और x की वैल्यू क्या है, 3 से या तो बड़ी है या तो इक्वल है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, है ना, विषम संख्या है, तो
मतलब ए सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो सम आएंगे और 3 से बड़े आएंगे। 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, ऐसे कर करके बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट ए के। सेट ए बन गया हमारा, सेट ए बन गया हमारा, है ना। सम संख्या है और 3 से बड़ी, 3 को भी इंक्लूड करना है, इज इक्वल टू 3, है ना। 3 से बड़ी संख्याएं हैं, सेट ए आ गया। सेट बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, सेट बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसमें 2 है, 3, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है ना। 2, 3, 5, 6, 7 और 8 है, कितने एलिमेंट है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड बी माइनस ए, है ना। क्या पूछ रहा है, बी माइनस ए पूछ रहा है। जब बी माइनस ए पूछ रहा है तो बी के ऐसे हम सीधे आ जाएंगे सेट बी पे। सेट बी पे आ गए। सेट बी पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हैं, उनको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये माइनस साइन बताता है कि बी के सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट हैं उनको हमें क्या कर देना है, नहीं लेना है, माइनस करना है। तब हमें वैल्यू पता चलेगी बी माइनस ए की, है ना। तो चलो देखो, बी का सेट ये हो गया, ए के सेट हमारे ये हो गए। तो बी में से 2, 3, 5, 6, 7, 8 है ना, 3, 3, 6 एलिमेंट है, 6 है ना। अब बी के ए सारे निकाल देंगे तो 2 की वैल्यू लिखेंगे। देखिए क्या 2 ए में है, नहीं है, तो 2 हमारा आंसर होगा, 2 रहेगा। 3 है, हाँ 3 है, तो 3 को कैंसिल कर देंगे, नहीं लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 भी कैंसिल हो जाए, नहीं आएगा। 6 इसमें है बट 6 इसमें नहीं है, तो 6 नहीं कैंसिल आउट होगा। 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अगला आता है 8 आता है, तो 8 उसमें नहीं है। उसके बाद ये तो खत्म हो गया। अब इसके कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद ये कहानी खत्म हो गई है, इसके एलिमेंट खत्म हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2, 6, 8। बी माइनस ए क्या आएगा, 2, 6, 8। 2, 6, 8 वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन आएगा, है ना। ठीक है, 2, 6, 8। जब भी हमें पूछेगा, अगर हमसे a माइनस बी पूछा होता तो a में के b के सारे एलिमेंट पहले a के पास जाते, a में के b के सारे एलिमेंट को हम लोग माइनस कर देते, है ना। ये वाला जो माइनस का साइन है ये बाद वाले के लिए होता है, मतलब b में से a के सारे एलिमेंट को हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, निकाल देना है। तो उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वही हमारा क्या होगा, b माइनस ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा दी थी, है ना। सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा किसने दी थी, इसका ऑप्शन होगा डाविट ने दिया। किसने दिया था, डाविट ने दिया था। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की सबसे ज्यादा, है ना, जो फेमस डेफिनेशन दिया था, किसने दिया था, डाविट ने दिया ना? सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं। सांख्यिकी किसको कहा जाता है, एकेन वॉल को कहा जाता है। सांख्यिकी के पिता क्या होता है, एकेन वॉल कहता है। इसको आप एज इट इज इसको कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है, एनेल वॉक को कहा जाता है ना, एकेन वॉल को। इसको कहा जाता है, एकेन वॉल को कहा जाता है सांख्यिकी ना। सांख्यिकी के पिता किसे कहा जाता है, एकेन वॉल को कहा जाता है ना। क्या गया है, ए बी और एक्स का समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य एक्स का मान, है ना। समांतर माध्य कितना है, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू क्या होता है ना।
समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य होगा अंकों का योग। क्या होगा? अंकों का योग। ठीक है, ये क्या आएगी? अंकों की संख्या, है ना? ठीक है, अंकों का योग क्या है? 2 + 3 + x है। कितने अंक है? 3 है, 3 अंक है ना? और इनका माध्य कितना है? 3 दिया गया है ना? कितना हो गया? 5 + x। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। x = 9 - 5 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ, अगर किसी का समांतर माध्य दिया गया है तो इस पर अंकों का योग आता है समान। हाँ, समांतर माध्य क्या होता है? अंकों का योग बाई अंकों की संख्या का योग, संख्या। यहाँ जगह से समांतर माध्य निकल, समांतर माध्य की क्या था? तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 4 आ गई हमारी, है ना? x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका मान होगा x-1 + 3/x-1, है ना? डिनोमिनेटर इसके सेम है, डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। क्वेश्चन में तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। क्या हो जाएगा? 2 + 3, है ना? डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो x-1 हो जाएगा, और 2 + 3 कितना होगा? 5/x-1, है ना? क्या है इसका? क्या आएगा? 5/x-1, है ना? देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था? ये है अपॉन x-1 ऑन x-1 प्लस 3/1 - x, 3/1 - x। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था ना। अभी इसके ऑप्शंस मिले, डिनोमिनेटर इसके क्या थे? डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, है ना? 2/x-1 प्लस 3/x, x 3/1 - x है। अब देखिए, अब इसके डिनोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है, है ना? ये लाइक नहीं है। अब क्या करेंगे? तो जब सेम नहीं है इसका क्या होगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? x-1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x का इसमें करेंगे, x-1 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों का कर देंगे। मतलब नीचे हमारा क्या आएगा? x-1 आएगा और 1 - x आएगा, है ना? x-1 और 1 - x, है ना? देखो कुछ कुछ मिलने लगा है ना? x-1 1 - x आ गया, है ना? अब ऊपर क्या आ गया? यहाँ पे क्या है? x-1 है तो 1 - x से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 - x आएगा। इसमें प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 3x-1, ऐसा लिखेंगे। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -2x आएगा, प्लस 3x - 3 ऑन x-1 एंड 1 - x आ गया। -2x, पहले 2 नंबर 2 और -3 है तो कितना बचेगा? -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, है ना? x 3x में से 2x रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? x बचेगा, है ना? -1 + x, और यहाँ क्या बचा? x-1 बचा,
और 1 माइनस एक्स बचा, है ना। इसको अभी देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं, क्या आएगा, x माइनस वन, एंड 1 माइनस एक्स, है ना। x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वन नहीं, 1 अपॉन, इसको करेक्ट करके ये आपका 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ था, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इसका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको करेक्ट क्या करना है, ये आपका आएगा 1 माइनस एक्स, इसकी जगह पे 1 माइनस एक्स रहेगा, और ऑप्शन में क्या रहेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन की जगह पे 1 माइनस एक्स रहेगा, तो वाला आपका प्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? ठीक है, देखिए 4 समानुपाती पदों में, है ना, जब 4 समानुपाती पद हैं, इसका मतलब a इज टू बी इज एज c इज टू d होगा। समानुपाती की कंडीशन क्या होती है, यही होती है। समानुपाती अगर हैं कोई 4 एलिमेंट, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a इज टू बी इज एज c इज टू d, ये कंडीशन होती है हमारी समानुपाती की, है ना, समानुपाती की। अब इसमें से क्या होता है, जब ये टर्म समानुपाती होते हैं, है ना, 4 टर्म समानुपाती हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आया, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या आया है, a मल्टीप्लाइड बाई d इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, b मल्टीप्लाइड c, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल, ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन है ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मध्य पदों, प्रोडक्ट ऑफ मीन, मध्य पदों का क्या है, गुणनफल दिया गया है 36 है, मध्य पदों का गुणनफल कितना दिया गया है, 36 है ना। और बाह्य पदों में जो बाहर के पद हैं, उसमें से एक पद की वैल्यू 3 है, हम क्या कर देते, बाहर वाले में किसी की भी एक ही वैल्यू को 3 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ जगह से क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई डी, यहाँ जगह सो डी इक्वल टू 36 बाई 3, है ना, क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, आएगा 12 आएगा, है ना। हमारा ऑप्शन क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। 4 समानुपाती पद में मध्य पदों का गुणनफल 36 है, यदि बाह्य पदों में पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा, दूसरा बाह्य पद क्या होगा, ये मैं बताना है। अगर 4 संख्याएं, 4 नंबर क्या हैं, समानुपाती हैं, है ना, समानुपाती हैं, तो उनका क्या रहेगा, a इज टू बी, a अनुपात b, समानुपात, इसको समानुपात कहते हैं 4 वाले को, है ना, क्या कहेंगे, 4 वाले को समानुपात कहेंगे, c पात d रहेगा, ये होता है कंडीशन। उसके बाद क्या कंडीशन आती है, तो अगर कोई भी 4 पद समानुपात में है, तो उनके बाहर के पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। मीन्स a का d के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको कहेंगे बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और मध्य पदों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होगा। a इंटू डी लिख दिया इज इक्वल टू सी। अब इनका मध्य पदों का गुणनफल हमें दिया गया है, कितना है, 36 है, 36 है,
और इसमें से एक पद की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है ना, तो डी हमें निकालना है, तो डी इज इक्वल टू 36/3, कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। इसको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए देखिए, हमें इसका मान बताना है 3/4, क्या बताना है, इसका मान बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3/4 पावर 2 कितना लिखा है, 3/4 पावर मल्टीप्लाई 3/4 पावर 10, है ना। और उसके बाद क्या लगा हुआ है, डिवीजन का साइन लगा हुआ है, 3/4 पावर 8, है ना। ठीक है, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमें ये पता होता है, क्या पता होता है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। जब बेसेस सेम हो, a है, तो पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तब क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाता है, बस बेस की पावर का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है ना। ये लॉ लगेगा यहाँ पे। एक और लॉ लगता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस, क्या होता है, दो लॉ लगा के इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट के दो लॉ लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। पहला क्या है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता है। a टू द पावर m, जब प्रोडक्ट हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, जब डिवीजन हो तो पावर का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो उसका लगा के पहले इन दोनों, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स पावर को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। 3/4 पावर 2 प्लस 10, है ना। पावर को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, 3/4 पावर 2 प्लस 10 ऐड कर दिया, इससे सेकेंड लॉ लगा के। अब जब डिवीजन में है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो इसी में से इसको माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, 3/4 पावर 12 माइनस 8 ना, 3/4 कितना आ गया ना, है ना, 3/4 टू द पावर 4 आ गया। अब 3 की पावर, और इस फॉर्म में कोई आंसर दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256, है ना। ऐसा आपको दिया गया होगा, ये आपका 81/256 इज द राइट, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, है ना। 81/256 एक्सप्रेशन, देखिए क्या दिया गया, है ना। किसान विकास पत्र हो, है ना, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी हो जाती है, 10 साल में क्या होती है, जो जितना भी, अगर आप 5,000 लगाया है तो 10,000 होगा, ज़्यादा होता नहीं है, 50,000 तक ही होता है किसान विकास पत्र, किसानों के लिए, बेसिकली फार्मर्स के लिए लाया गया है ये। तो 10 वर्षों में क्या होता है, इसकी किसान विकास पत्र में दोगुनी हो जाती है, 10 साल में क्या होता है, दोगुना हो जाता है ना। 10 साल में क्या होता है, दोगुना हो जाता है, कोई भी राशि लगाई गई है 10 साल में उसका गुना मिलेगा, है ना। ठीक है, मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको। ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है, अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो दर क्या हो जाती है, दर हमारी दर है वो आधी हो जाती है,
है ना, ठीक है। और समय जो होता है क्या हो जाता है, ना हो जाता है ना, समय दूना होता है। तो दर क्या हो जाती है, दर आधी हो जाती है, अर्धवार्षिक देय हो, है ना। अगर तिमाही देय हो तो क्या हो जाता है, दर हमारी, दर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और समय जितना रहता है, 6 महीने है तो 2 हो जाएगा, 9 महीने है तो 3 हो जाएगा, 1 साल है तो 4 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे दर हमारी आधी हो जाती है, ठीक है। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों, धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कोई धन है ना, धन का मतलब प्रिंसिपल हमने मान लिया क्या है, एक्स है। किस ब्याज की दर से, रेट हमें नहीं, रेट हमें पता है। 12 वर्षों में टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 12 वर्ष, है ना, ठीक है। 12 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, मतलब उसका जो अमाउंट होगा मिश्र धन का कितना होगा। अगर प्रिंसिपल एक्स है तो अमाउंट कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। गुना होने का मतलब क्या है, यही होगा ना, कि अगर हमारा प्रिंसिपल कुछ एक्स रहा होगा तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ जगह से क्या निकालेंगे, हमें ये पता होता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ जगह से इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 2x, 2x में से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x। इंटरेस्ट भी आपका आ गया। वैसे देखने से भी पता चल रहा है, अगर कोई धन x है, प्रिंसिपल x है, तो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें x इंटरेस्ट जुड़ जा रहा है ना। अब क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100, होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्याज की दर, रेट पता करना, रेट इज इक्वल टू एस आई रेट, है ना, पी टू टी, है ना। एस आई कितना आया हुआ है, एक्स आया हुआ है, इंटरेस्ट, है ना, पी एस आई इंटू रेट कौन, प्रिंसिपल कितना है, हमने एक्स लिया हुआ है, और टाइम कितना है, 12 साल लग रहा है ना। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, 8/12 आया है ना, तो 12 8 जा ना, 6 कितना आया, 4/12 बचा, 4 81/3% है ना। इसके नज़दीक, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू जितनी भी दी गई है राउंड ऑफ के करीब में दी है, इसकी वैल्यू आएगा 8.3 करके परसेंटेज, है ना। तो सबसे नियर बाय और सबसे करीब में जिसकी वैल्यू दी गई है वो क्या है, 8%। इसका आंसर, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना पड़ेगा, है ना। हमें क्या मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल हमें x मानना पड़ेगा, रेट हमें पता करना है, टाइम को 12 मानना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू 2x। अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जा रहा है तो 2x हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्लस आई, से हम इसको सॉल्व कर, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ पे ये आ रही वैल्यू, तो इसके नियर अबाउट सबसे करीब 8 ही है ना, एग्जैक्ट आंसर उस देखो, 4 महीने में ₹50 का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की दर से ब्याज होगा, है ना। क्या कह रहा है, ₹50 का 1 पैसा प्रति रुपया, है ना, महीना। तो रेट क्या है, रेट ये कह रहा है अगर 1 रुपये है तो
कितना है? 1 रुपये है ना? तो 1 रुपये का क्या लगेगा? 1 पैसा लगेगा। 1 रुपये का पैसा लगेगा। अगर 50 रुपये हैं ना लगेगा, 50 पैसे लगेगा। कितने में लगेगा? ये लगेगा 1 मंथ में। कितने में लगेगा? 1 महीने में। 1 मंथ कितने में लगेगा? 1 महीने में, है ना? कितने में लगेगा? 1 महीने। 1 महीने में क्या लगेगा? इतना लगेगा। ठीक है? प्रति 1 रुपया प्रति पैसा प्रति महीना। तो 1 रुपये है तो 1 पैसा है हमारे पास। कितने? 50 रुपये हैं, 50 पैसा। कितने महीने का? 4 महीने का। तो इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 पैसा। और 200 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2 रुपया। उसका ब्याज कितना होगा? 2 रुपये, है ना? उसके ब्याज कितने होंगे? 2 रुपये होंगे, है ना? इस हिसाब से। ठीक है? ब्याज कितना होगा? 2 रुपये लगेगा। 1 रुपया का 1 पैसा 1 महीने का, तो 50 रुपये का 50 पैसा 1 महीने का। 4 महीने का निकालना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, हमारा आंसर। चलिए, 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर होगा, है ना? तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एसआई निकाल लेते हैं। एसआई निकाल लेते हैं, क्या होता है? क्या निकालेंगे? एसआई निकालेंगे। एसआई निकालेंगे तो क्या आएगा? PRT/100 आएगा, है ना? प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। रेट कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 100 कर दिया, है ना? PRT 100 आ गया। 1000, ठीक है, आ गया 100 रुपीज़, है ना? आ गया 200 रुपीज़। टू का 10 में किया, एक जीरो यहाँ जगह से डबल जीरो कट गया था। 1000 था, हाँ। तो 200 आ गया। एसआई कितना आ गया? PRT/100। अब यहाँ जगह से क्या निकाल लेंगे? CI अमाउंट निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से P1+R/पावर, है ना? कल कितना है? 1+पावर 2 क्या होगा? 1000 आएगा आपका। आपका 121 आया आपका 1210, है ना? अब देखिए, अमाउंट आया है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI होता है। CI आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 1210 माइनस 1000 आएगा 210 आएगा। CI माइनस SI कितना आएगा? CI माइनस SI आएगा। ये कितना आया है? 10 माइनस 10 रुपये, हाँ? क्या आएगा? 10 रुपये, है ना? ठीक है। कितना आएगा? 10 रुपये आएगा यहाँ जगह से, है ना? ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए, 100 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए, 1 साल की, इसमें नहीं बताया है कि रेट कैसे, मतलब ब्याज कैसे दे है, तो इसका मतलब क्या है? वार्षिक ही दे होगा। तो 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं।
यहाँ जगह से क्या आएगा, अगर हमें ब्याज निकालना है ना, क्या निकालना है, एसआई निकालना है एक साल के लिए। एसआई और सीआई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एसआई और सीआई आएगा तो क्या जाएगा, आरटी अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 100 है, रेट कितना है, 10 है, टाइम कितना है, 1 साल है, अपॉन 100 है ना, आ जाएगा, कितना आएगा, 10 रुपये। आंसर कितना आएगा, 10 रुपये। एक साल के लिए सीआई और एसआई क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। एक साल के लिए सीआई और एसआई सेम होते हैं, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उनका माध्य 9 है, का योगफल होगा, है ना। देखो माध्य क्या होता है, माध्य हमारा होगा, माध्य या समान माध्य प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग क्या होगा, भी जा रहे हैं का योग, नीचे क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या, क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या, है ना। माध्य होगा, प्रेक्षणों का योग क्या है, अगर हम x1 प्लस x2 प्लस ऐसे ऐसे करके x13 ले ले, ये प्रेक्षणों का योग हो गया। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 13 है, और इसका माध्य कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो अगर प्रेक्षणों का योग पूछ रहा, प्रेक्षणों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो 13 का 9 टाई कर देंगे तो कितना आएगा, 107, है ना। प्रेक्षणों का योग कितना आएगा, 100 आ जाएगा, है ना। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो पहले हमें क्या है, 1 से ले 3 4 10, है ना। सबका सम करेंगे, जब सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है ना, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या। जब 55 आ गया है तो संख्याएं कितनी है, 10 हैं, इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 पॉइंट, हमारा आंसर क्या आएगा, 5.5 आएगा, है ना। दूसरा, अगर हमें इसको नहीं डिवाइड करना है तो ये क्या होंगी, ये एपी होगा, है ना। तो है ना, सम ऑफ एपी, एन टर्मों का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इन, हमारा आंसर आ चुका है 5.5, है ना। हम दूसरा चीज बता, n यहाँ पे क्या है, 10 है, आप क्या कर लीजिए, 10/2 कर लेंगे, है ना। 2a 2 × 1, अब 2 हो गया, प्लस n की वैल्यू कितना है, 10 है, 10 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, 9, और सब में 1 1 का डिफरेंस है कॉमन, तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो यही आएगा, है ना। कितना हो गया, 10 2 11/2, है ना। इसको किया तो 5 आया, 5 आया, है ना। अगर मान लीजिए आ गया 55 आ गया, उसके बाद 10 से यही पत्थर लगा के करेंगे, 5.5 आ गया। अगर हमें ये दिया गया है, संख्याएं एक साथ है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, उन संख्याओं का क्या पूछ रहा है, योग अगर हमें निकालना है, तो जितनी संख्याएं दी गई हों संख्याओं से एक ज़्यादा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब कहने का, n संख्याओं का सम पूछ रहा है, n+1/, है। जब संख्याओं का सम निकल गया, ये फॉर्मूला होता है n+1/2 संख्याओं का सम, है ना। ठीक है, जब ये निकल गया तो उसको जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर, ठीक है, इसका क्या आएगा, 5.5 इसका आंसर। चलिए, किसी बंटन का परास रेंज कितना है, 50 है, वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या है। अगर वर्ग अंतराल 10 है तो पहला क्या होगा,
10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, है ना। कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। और ये निकलेगा कैसे? 50 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 5 वर्ग आएंगे। इसमें कितने वर्ग बचेंगे बनेंगे? वर्गों की संख्या 5 बनेगी। वर्ग आपके ऐसे बनेंगे, है ना। देखिए, ये डैश नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? पॉइंट है ना। पॉइंट है 2.7, इसको आप पॉइंट कंसीडर करिए। रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या होगी? परिसर, है ना। तो रेंज होगा तो सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर देंगे। सबसे बड़ा वाला क्या है? आई थिंक 3.2, 3 सबसे बड़ा वाला है ना, कितना है? 3.2 है। सबसे छोटा वाला कितना है? 0.1 है। उसको माइनस कर देंगे, 1 आ गया, 1.1। रेंज क्या आ जाएगी? परिसर हमारा आ जाएगा 1.1। देखिए, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 है तथा इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये 48 है और 5 मीटर ऊंचाई है, तो 48 इंटू 5 कर देंगे, है ना। तो 240 इसका आएगा। कमरा है, इसका इसका एरिया हमें पता है, L इंटू बी है। इसमें बस ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आ जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या व ऊंचाई, त्रिज्या आर है, पता है। त्रिज्या आर व ऊंचाई 5 आर है। उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई पाई ही रहेगा, आर आर का आर ही रहेगा। एच कितना है? ये 5 आर है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू 10 पाई आर स्क्वायर। 10 पाई आर स्क्वायर आपका आंसर। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन कुछ ऐसा बनता है ना आपका, है ना। बेलन का क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर। उसमें ये दोनों वक्र पृष्ठ में ये दोनों इंक्लूड नहीं होते। अगर इन दोनों को इंक्लूड कर लिया तो क्या बन जाता है? संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। तो वक्र पृष्ठ, हाँ, इसका जो दिख रहा है आपको फ्रंट से, वही क्या होगा? वही वक्र पृष्ठ होगा। आधार का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास हो, है ना। समृद्धि के आधार का क्षेत्र, है ना। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्र 9 सेंटीमीटर नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा, 9 पाई सेंटीमीटर है। तो उसके आधार का व्यास होगा, उसके आधार का व्यास क्या होगा, है ना। लंबवृत्तीय बेलन है, देखिए बेलन है ना। सिलेंडर है तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होगा। इसका क्या होगा? आधार, आधार सर्कल है ना। सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया अगर हम लोग बात करें, होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ जगह से पाई आर स्क्वायर की पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना दिया है? 9 पाई, है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आर इज इक्वल टू अंडर रूट, उसका क्या आएगा? आंसर आएगा, है ना। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, है ना। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर।
देखिए, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन होगा, है ना। एक घन है ना। घन का मतलब है लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती हैं, समान होती है। ये घन है ना। इसकी साइड भी ए होती है, साइड भी ए होती है। घन का पृष्ठ कह रहा है, क्या होता है, पृष्ठ, है ना। इसमें देखिए 6 फेसेस होते हैं और सारे समान होते हैं, है ना। तो एक पृष्ठ का अगर हम बात करें, एक फेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। इसमें 6 फेस होते हैं तो 6a स्क्वायर होगा। 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर इज कितना होगा, 24/6, है ना। आ गया 4 आ गया। ए की वैल्यू आ जाएगी √4 मतलब 2 आ जाएगा। साइड उसकी कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या पूछ रहा है, उसका आयतन बताइए। घन का क्यूब का आयतन होता है ए क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, है ना। क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये घन का आयतन हो, है ना। यहाँ जगह से इसके निकाल, ठीक है ना, यहाँ तक आएंगे, है ना। ठीक है बेटा, ओके। आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम है आपका बीटीसी का, उसके सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए। अभी इसमें हम लोग एक स्लाइड और बनाएंगे, एक वीडियो और आएगा, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाहर जितना भी हमने यहाँ पे आपको कराया, इसके बाहर से आपके एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है ना। यही सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसका रहेगा, इसमें से बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हमने एमसीक्यू के फॉर्म में आपको करवाया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, इसका साइड दे देगा, उसका निकालिए, आयतन निकालिए, है ना, सॉल्व करिए, फैक्टराइज करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके पोर्शन में आ जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब के लिए धन्यवाद।